Hello everyone. Is my voice clear? Shubhana, Yusra, Sidra, Sophia, Nurul and कितने प्यारे नाम है नूरुल एंड. पता है actually I was wishing के I have one daughter and I am planning for another. Actually I am praying for another. But I was thinking the name. मैं अभी 2 months before उम्र पे गई थी. तो फिर आई वाज थिंकिंग क्या नाम रखूंगी, तो पता है मेरे दिल में क्या आया, मैं उसका नाम ना नूरुलैन रखूंगी. तो मुझे बहुत पसंद है नूरुलैन. नूरुलैन, अनम्यूट योरसेल्फ. So let us know how Nurul sounds. मैडम नाम की नूरुलैन हो या नाम की नूरुलैन हो या काम की भी नूरुलैन हो. मैडम मुझे तो अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मुझे तो अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मेरे चाचू ने रखा था और मुझे बहुत बुरा लगता है. Why? Why? इतना प्यारा नाम है ये. पता है पेरेंट्स की क्या ख्वाहिश होती है, और स्पेसिफिकली फॉर डॉटर्स, कि आंखों की ठंडक हो, आंखों का नूर हो बेटी ना. मतलब इससे अच्छी क्या दुआ है. आपको जब भी बुलाया जाए आपको कहा जाए नूरुलैन नूरुलैन, और ऑब्वियसली इतनी बार आपको बुलाया जाए तो अल्लाह में कोई भी लम्हा कबूलियत का हो सकता है. ये तो नाम ही दुआ है ना. प्यारा नाम है. मैडम मुझे ना छोटे नाम पसंद है, जैसे निद्रा होता है, मरियम, आयशा, इस तरह के छोटे छोटे नाम पसंद है. नूरुलैन थोड़ा बड़ा नाम है तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है. देखो मैं तुम्हें नूरुलैन बोल रही हूँ और एक्चुअली मैं तुम्हें दुआ ही दे रही हूँ जब से मैं ये बोल रही हूँ. आई एम बाउंड टू से प्रेयर्स. इससे अच्छी क्या बात है लोग आपका नाम लें और आपको दुआ दें. मैं ये चाहती हूँ. हाँ बहुत प्यारा नाम है. हॉस्पिटल में भी, जब मैं स्कूल में थी तब भी, मेडिकल कॉलेज में थी तब भी, और अभी हॉस्पिटल में सब नूर ही कहते हैं. कोई भी पूरा नाम नहीं लेता. आप कहा करो कि मेरा पूरा नाम लें, फिर आपका पूरा नाम लेंगे. ये तो जैसा आप उनको लव करती हो कि आपको मुखातिब किया जाए तो वो वैसे ही बोलेंगे ना. इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड तो फिर वो आपका पूरा नाम ही लेंगे ना. ठीक है मैडम. पूरा नाम लेना चाहिए सबको, यही बोलो. ठीक है. और वैसे भी नूर भी बोल दे तो ये भी तो अच्छा है ना. Okay. अच्छा, इट डजंट मीन के सिर्फ नूर का नाम मुझे पसंद है. आयशा का पसंद नहीं है, या सादिया का पसंद नहीं है, या युसरा का पसंद नहीं है, या सिदरा या सोफिया या इकरा का पसंद नहीं है. हर नाम खूबसूरत है. एक पर्टिकुलर उसका ब्यूटीफुल उसके मीनिंग्स हैं. ठीक है. बट कुछ चीजें जो होती है ना, दे बिकम क्लोज टू योर हार्ट. सो मैम, हाउ वाज योर थ्योरी? कैसी थी थ्योरी? पेपर में देख रही थी, तुम लोगों की कमेंट्स भी पढ़ रही थी. अब आप खुद ही बता दें अपने मुंह से. नटशल क्या फीडबैक है? आयशा, सादिया, नूर, नूरुलैन, शिबाना, युसरा, टेल मी. मैडम ठीक था. एग्जाम कॉन्सेप्चुअल था. लेबर के जो क्वेश्चन थे वो और कॉन्ट्रासेप्शन के काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे. तो वो जो आपके लेक्चर सुने रहे थे उसके अकॉर्डिंग मतलब उस वक्त तो लग रहा था कि हम ठीक ही कर रहे हैं. अगर आपने लेक्चर्स के अकॉर्डिंग किया है तो इंशाल्लाह ठीक ही होगा. व्हाई वुड इट? तो काफी क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर जस्ट बुक पढ़ी जाती तो वो उससे सॉल्व नहीं हो सकते थे. वो आपके लेक्चर्स लिए हुए थे तो इसलिए वो सॉल्व हुए हैं. चले, आई एम होपफुल एंड आई विल प्रे कि अल्लाह में आप सबको पास करे, आपके एफर्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल साबित हो. अच्छे फीडबैक है, मुझे अच्छा फीडबैक मिला है. वो जो कैंडिडेट्स इनबॉक्स कर रही हैं, समझ आ रही है कि पेपर ऐसा ही था जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया और आपने अच्छा फॉलो किया. So good luck for your exam. IMM is all about labor.
आपको पहले ही पता था, या मेडिकल डिसऑर्डर या इन्फेक्शन या कॉन्ट्रासेप्शन, और ऐसा ही हुआ। सो चल, अब हम अपने नेक्स्ट सफर की तैयारी करते हैं, और वो है आपका टोक्स। ओके, सो फॉर टोक्स मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी बोलने में, फिर when I will finish I will allow all of you to participate. So जो initial 1 2 3 slides हैं, just let me to explain it. तो IIM का जो स्कोर है 95% अच्छा होता है। मतलब जो कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं IIM के थ्योरी कोर्स में, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगी 100% पास होते हैं, रह भी जाते हैं, लेकिन ओवरऑल 95% बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह फॉलोइंग द सेम जो एग्जाम में स्कोर्स हैं उसको अगर मैं करूँ एंटिसिपेट, तो प्रोबेबली वैसा ही एग्जाम था जैसे पहले होते हैं, और वही कैंडिडेट्स हैं, आप 2 ईयर ट्रेनिंग के बाद अपेयर होते हो। तो आई एम वेरी होपफुल के 95% आप सब इंशाल्लाह पास हो जाओगे, बट आई विल मैं 95 नहीं, आई एम होपफुल 100% तुम पास हो। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम आपका होगा टोक्स का। तो टोक्स आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी होगा, कुछ स्टेशन होते हैं, पेशेंट होते हैं, रोल प्लेयर होते हैं, या फिर एग्जामिनर होता है, या ड्रिल्स होती है, लेकिन आपने कभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ा कि टोक्स में कौन से टफ स्टेशन होते हैं, कौन से इजी होते हैं, कौन से मार्क्स स्केलिंग होते हैं, इनके टेम्पलेट्स क्या है। तो आज वो दिन है, बिकॉज यू हैव जस्ट गिवन योर थ्योरी। अब आपको अपना जो टाइम है वो मजीद वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अपने नेक्स्ट आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो आज वो दिन है जब आपने अपनी सारी फोकस ऑनवर्ड्स नाउ अपने टॉक्स की प्रेपरेशन पे लगानी है। ठीक है, एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हिच यू नीड टू नो। सो बिफोर दिस मैं आपको बताऊं टॉक्स में ये है, फलाना ढमकाना ऐसे स्टेशन आते हैं, क्यों ना हम जो आपका रिसेंट वन एग्जाम हुआ है मार्च 2023 में आपके अपने टॉक्स का, उसी को डिस्कस कर लें। तो एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रियल एग्जाम है, इसमें क्या हुआ था। और डेफिनेटली आप अगर अगस्त की थ्योरी के लिए टॉक्स होता है तो वो भी ऐसे ही होगा। और बिलीव मी, इससे पहले भी जितने हुए हैं, मैं आप लोगों को का टॉक्स फॉलो कर रही हूँ सिंस 2015, वो भी ऐसे ही थे। सो जो टाइप ऑफ स्टेशन है ना, अगर उनको ब्रॉडली मैं डिवाइड करूँ IIM के टॉक्स के लिए, तो वो होते हैं 3 तरह के। कुछ में स्टेशन होते हैं जिसमें रोल प्लेयर होता है, या आप उसको पेशेंट बोल दें। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उस चाहे रोल प्लेयर है चाहे रोल प्लेयर नहीं है, आपने उसको पेशेंट ही समझना है। अगर आप उसको रोल प्लेयर समझ लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रोल प्लेयर मेडिकल स्टूडेंट ही होते हैं, तो फिर आप मेडिकल जैगरन यूज करना शुरू कर देते हो, उसके नंबर डिडक्ट होते हैं, बिकॉज आपको कमांड ये मिलती है इंटरेक्ट विद रोल प्लेयर, नॉट टू इंटरेक्ट विद सम मेडिकल प्रोफेशनल। तो जो भी है, रोल प्लेयर है या नहीं है, आपने उसको पेशेंट ही लेना है। ठीक है, चाहे स्टेटमेंट या कमांड ये लिखी होगा इंटरेक्ट विद रोल प्लेयर, आप उसको ये अज्यूम करें इंटरेक्ट विद पेशेंट। तो जो पहले तरह के स्टेशन मिलेंगे उसमें आपका इंटरेक्शन विद रोल प्लेयर या विद पेशेंट होगा। ठीक है, दूसरी तरह के इसके बाद जो टाइप ऑफ स्टेशंस हैं वो विद एग्जामिनर है, उसमें रोल प्लेयर नहीं है। ये स्ट्रक्चर डिस्कशन टाइप केसेस होते हैं जिसमें एग्जामिनर आपको कहता है कि ये स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपकी ये हिस्ट्री बेस्ड क्या डायग्नोसिस है, कुछ और क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टू मेक अ डायग्नोसिस, तो आपने वो ऐड करने हैं। फिर एग्जामिनर ने पूछना है कुछ एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स अगर आप मांगना चाहते हो, या तो वो दी भी होती हैं, ठीक है, नहीं भी दी हुई तो फिर आप बता दे तो ये फाइंडिंग्स चाहिए। फिर आपसे मैनेजमेंट पे वो बातें करता है। ठीक है, इस स्टेशन में ये भी पॉसिबल है कि आपको हिस्ट्री और आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स वो पहले ही आपको बज़वर्ड की सूरत में दे दें, सो दैट यू कैन इजीली मेक योर डायग्नोसिस। क्योंकि 6 मिनट का स्टेशन है, तो फिर वो चाहते हैं कि 1 मिनट में अगर आपका डायग्नोसिस बन जाए, तो जो 5 मिनट की डिस्कशन है वो मैनेजमेंट पे वो करना चाहते हैं। अगर वो मैनेजमेंट पे बात करना चाहते हैं तो स्टेटमेंट या कमांड ऐसे होती है कि यू कैन इजीली मेक योर डायग्नोसिस। अगर उनकी की में ये है कि दे वांट टू डिस्कस इन्वेस्टिगेशन और हिस्ट्री मोर, तो फिर वो स्टेटमेंट ही थोड़ी लेस क्लियर होती है, एंड यू हैव टू प्रोब मोर। तो वो तो जैसे एग्जामिनर आपको लीड करते हैं, आप वैसे ही उसी ट्रैक पे चलते हो, जो उसके क्वेश्चन होते हैं आप आंसर कर देते हो।
अच्छा, थर्ड तरह के जो स्टेशन होते हैं उसमें आपको परफॉर्म करना होता है कि ये लेबर के वेरियस डिलीवरी जो है स्टेशंस होते हैं कि आप रीच डिलीवर करते हैं, आप ईसीवी करते हैं, आप नॉर्मल लेबर डिलीवर करके दिखा दें, आप फोर्सअप लगा दें, ठीक है, या पीपीएच की स्किल्स होती हैं, टेम्पो नॉट की, या व्हील इंच लगा दें, या किसी कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस को रख के दिखाना होता है, ठीक है, या किसी प्रोटोकॉल के बारे में बात हो जाती है। तो ये 3 तरह के स्टेशंस हैं इन 12 स्टेशंस। तो अब मुझे बताएं आप चैट बॉक्स में लिख के कि इन 3 तरह के स्टेशंस में आपको सबसे इजी कौन से स्टेशंस लगे हैं, जिसको आपको लगता है कि ये थोड़े अच्छे हैं, ये सही हो सकते हैं। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। शुबाना, नूरुलैन, सिद्रा, आयशा, इकरा, सोफिया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इनका सारे के सारे घटिया लग रहे हैं। हम्म ड्रिल्स मुश्किल लगती है, ओके। नंबर 1 आसान लगता है। अच्छा, मैं सॉरी, मैं भूल गई, ये आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आसान वाले की बात कर रहे हो ना? सोफिया, आपको ड्रिल्स आसान लगती हैं, ओके। नूरुलैन को आसान लगता है रोल प्लेयर से इंटरेक्ट करना, ओके ओके। तो ये तो 50-50 हो गया ना, मतलब कुछ को ड्रिल्स अच्छी लग रही है, कुछ को पेशेंट। चलो बाकी सब लिखो ताकि मैं वोटिंग करूँ। शुबाना, बीपीएच से क्या मुराद है, मतलब ड्रिल्स? चले ड्रिल्स अच्छी लगती हैं, ओके। मोर वोट्स फॉर ड्रिल्स। सब लिखे। चले वोटिंग में तो सबने यही बोला है कि ड्रिल्स उनको इजी लगती हैं, और सही बात भी है। इन सब में अगर कोई कहे ना कि सबसे इजी स्टेशन कौन से हैं, तो ये ड्रिल्स वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने स्टैंडर्ड तरीके से इनके जो प्रोसीजर है उनको प्रैक्टिस किया है, तो 10/10 नंबर आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। आयशा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ मिल जाएगी, नो वरीज फातिमा। ओके, सो जो ड्रिल्स वाले स्टेशन है मुझे भी अच्छे लगते हैं। अच्छे तो मुझे इसलिए लगता है कि इनसे मुझे ज्यादा खपना नहीं पड़ता, क्योंकि ड्रिल्स बाय एनी मीन ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकती, बट आई कैन गिव यू पीपल कि मैं आपको टेम्पलेट्स दे सकती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे बोलना है। हाथों की परफॉर्मेंस तो नहीं मैं कर सकती ना, कैसे आपने हाथ चलाने हैं, जबान कैसे चलानी है, वो मैं आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। तो बहरहाल इसमें बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है। ड्रिल जैसे ब्रीच की हैं या नॉर्मल लेबर की हैं या कापर डिवाइस रखनी है, वो आप इतना अच्छा क्रैम करके जाते हो, नहीं दिक्कत नहीं पेश आती इसमें, ठीक है। सबसे मुश्किल स्टेशन आप मुझे बताएं कौन सा है? ओके, टेल मी नाउ, इन 3 तरह के स्टेशन में कौन सा स्टेशन आपको मुश्किल लगता है? क्विक क्विक। एग्जामिनर के साथ, ओके। Sophia says with examiner. Nurulan says with examiner. Okay. अच्छा, so majority का response है with examiner. और and it can stop your ओके ओके इकरा, हेलो मैम, बहुत मिस किया आपकी आवाज को, रेली आप कहाँ चली गई थी? मैं इधर ही हूँ भाई। यू विल लिसन मी अगेन इन टॉक्स। अच्छा, विद एग्जामिनर शुबाना से, रंजना से विद एग्जामिनर। अच्छा, एग्जामिनर वैसे इंटरनेशनल एग्जाम में एग्जामिनर के सेशन अच्छे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको ना पोक नहीं करते, आपको फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देते, डांटते नहीं है, और ना ही डांटना चाहिए। बट यहाँ हमारे देसी एग्जामिनर हैं, वो फिर एग्जाम के दौरान ही आड़े हाथों लेना शुरू कर देते हैं आपको।
जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। एनीवे वो मार्क्स नहीं, आप परफॉर्म करो, दैट्स ऑल। व्हाई दे आर स्नबिंग यू, करना नहीं चाहिए बट कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, और इसी वजह से आप थोड़े से ना खौफजदा हो जाते हो, जो आप अपना अच्छा देना भी चाहते हो वो नहीं दे पाते, ठीक है। तो ठीक है, आई विल एग्री, इन पाकिस्तान स्टेशन विद एग्जामिनर आर डिफिकल्ट, ठीक है, बट ओवरऑल इंटरनेशनली विद एग्जामिनर स्टेशंस आर ऑलवेज बेटर एंड स्मूथ, दे आर वेरी इनकरेजिंग पीपल। नंबर वो काटते हैं हमारे एग्जामिनर दे देते हैं नंबर डांट डूट के ना, हाँ वो नंबरों के मामले में नहीं छोड़ते इंटरनेशनल जो एग्जाम है। बट एनीवे, अब आपने सबसे इजी एग्जाम स्टेशन बता दिया, ड्रिल्स अच्छे हैं, सबसे मुश्किल बता दिया कि ना लाइक एग्जामिनर के साथ मुश्किल है। आपको पता है सबसे ज्यादा मार्क्स किस स्टेशन में होते हैं? नाउ टेल मी मैक्सिमम मार्क्स व्हिच यू कैन गेन। With examiner, no, it's not scale. देखो ये जो क्लिनिकल एग्जाम है ना, टॉक्स लाइक क्लिनिकल एग्जाम, थ्योरी तो उन्होंने असेस कर लिया आपकी, तभी तो आपके थ्योरी एग्जाम में वो असेस कर चुके हैं आपको। अब जो सॉरी, अब वो आपको देखना चाहते हैं कि हाउ यू आर बिहेविंग विद रियल पेशेंट्स, या आप पेशेंट के साथ अपने सारे नॉलेज को कैसे जो है अप्लाई करते हो। तो जो पेशेंट वाले सेशंस होते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब मैं मार्क्स की बात नहीं करूंगी क्योंकि आईएमएम में हर सेशन के इक्वल मार्क्स होते हैं। एफसीपीएस में जो स्टेशन पेशेंट के साथ होते हैं, जिसको हम शॉर्ट केसेस कहते हैं, वो मार्क्स के नहीं होते हैं, लेकिन इवन एग्जामिनर वही होते हैं। आप अगर एग्जाम पेशेंट के साथ वाले स्टेशन में अच्छे और बहुत अच्छे हो तो यू कैन गेन सिंपैथी मार्क्स, ठीक है। तो ये 3 तरह के स्टेशन हैं, बट अब हम अपने रिसेंट वन एग्जाम को स्टडी करते हैं कैसे स्टेशन आए थे। Okay, so IMM Talks exam stations 14 March 2023। चलें, ये स्टेशंस हैं हमारे रोल प्लेयर है पेशेंट्स के साथ। तो पहला स्टेशन है जिसमें ग्रेविडा 3 थी, पैरा 2 है, 2 IUDs है, ठीक है। अब 20 वीक्स पे आई है OGTT की रिपोर्ट लेके ना, और आपने इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना है फीटल ब्लड सैंपलिंग, सॉरी फास्टिंग शुगर लेवल और रैंडम लेवल को देख के ना, और वो खराब है। यहाँ आपको नंबर मिल गए ओजीटी रिपोर्ट को इंटरप्रेट करने के भी, और आपने डायग्नोसिस बना दिया कि ये डायबिटीज है। नो पेशेंट इज वेरी कंसर्न क्योंकि 2 IUDs हो चुकी हैं, तो ये काउंसलिंग स्टेशन है क्योंकि ओजीटी ने डायग्नोज भी कर लिया ना डायबिटीज। ऑनवर्ड्स नो, अब आपने IUD की हिस्ट्री नहीं लेनी, अब आपने डायबिटीज पे बात करनी है, तो ये डायग्नोसिस जो बन चुका है। तो इसमें आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है कि इस प्रेगनेंसी में आपको तो है शुगर, और शुगर के लिए जो है हम आपने अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को, और आपके जो फर्दर एंटीनेटल विजिट्स हैं, आपकी अडेरेंस विद फॉलोअप्स, ये किस तरह इंपॉर्टेंट है, और हर वीक पे हम क्या करेंगे, कब ग्रोथ स्कैन्स होंगे, और अब नॉर्मली स्कैन होगा क्योंकि 20 वीक से पर्टिकुलरली आई है, और इसके बाद फिर हम कैसे प्रोसीड करेंगे, और व्हाट अबाउट कैसे आपका जो है डिलीवरी प्लान होगी, और लाइफ विद डायबिटीज कैसे गुजरेगी। दूसरा स्टेशन है कि अगेन पेशेंट 20 वीक्स पे आई है फीवर फ्लू रैश के साथ, और अभी नहीं है हिस्ट्री ऑफ फीवर फ्लू रैश, था इसको अर्ली प्रेगनेंसी में, लाइक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब भी 20 वीक्स पे नॉर्मली स्कैन पे हाइड्रोप्स के फीचर्स लेके आई है, और हाइड्रोप्स के फीचर्स आपने ही पता करने हैं, स्कैन आपने पढ़ना है उसका। समटाइम दे कैन टेल यू हाइड्रोप्स है, समटाइम यू हैव टू रीड द स्कैन। कोई बार ब्लड ग्रुप उन्होंने दे दिया था और ये पॉजिटिव था, ठीक है, और ये स्कूल टीचर थी, तो आपको आराम से पता चल गया कि आपने पार्वो की करनी है काउंसलिंग। पेशेंट कंसर्न्ड भी है। तो फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी जो एग्जामिनर ने सुननी थी कि एमसी का कोई रोल है या नहीं, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन कैसे करानी है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है, इसकी बारे में बात थी। होवेवर ये काउंसलिंग स्टेशन था, इसमें आपने पेशेंट से ही इंटरेक्ट करना था, ठीक है, कि अब हाइड्रोप्स के बाद इसके पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन है या लाइफ लॉन्ग है, बाकी दूसरे बच्चों को होगा या नहीं होगा, इसकी काज क्या है,
ठीक है, ओके। फिर अब ये जो स्टेशन हैं ये विद एग्जामिनर है। इनमें एक प्रोटोकॉल था कि प्लेसेंटा इक्रीटा का स्पेक्ट्रम है और उस पर स्ट्रक्चर डिस्कशन थी अबाउट द प्रोटोकॉल। सेकेंड स्टेशन था कि मैरिड फॉर 6 months की 21 year old पेशेंट है, रिसेंटली मैरिड है और हिस्ट्री ऑफ वॉट्स भी है और HPV 16 भी पॉजिटिव है। तो ये भी स्ट्रक्चर डिस्कशन थी। एग्जामिनर ने आपसे फॉलो अप पूछना था, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पूछनी थी, हस्बैंड को कोई पर्टिकुलर एडवाइस देनी है या नहीं देनी वो पूछना था। थर्ड स्टेशन में नल्ली थी, मैरिड फॉर 1 year, और ये भी स्ट्रक्चर डिस्कशन थी। इसमें आपने जो थी एग्जामिनर को बताना था कि मेरे हिस्ट्री पे मैं क्या पूछना चाहूंगी अगर पेशेंट नली आ जाती है और नाउ शी इज हियर फॉर इनएबिलिटी टू कंसीव, और हिस्ट्री पे आपको पीसीओ मिल जाता है और पीसीओ को लेके आपने कैसे चलना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है और क्या मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, ये आपको थ्योरी से अच्छे से याद होगा। वैसे तो लाइक इफ एवरीथिंग इज ओके, हम पेशेंट को आफ्टर 1 year सब चीजें ठीक हो तो फिर दोबारा 1 year के बाद बुलाते हैं ना, 2 year के बाद अनएक्सप्लेन्ड फॉलो उसको लेबल करते हैं। बट जैसे ही कोई डायग्नोज पैथोलॉजी आ जाए तो फिर फर्दर वेट नहीं करते देर एंड देन हम इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट उसको ऑफर करते हैं। क्वेश्चन जो सेशन नंबर 4 था उसमें प्राइमरी थी 22 वीक्स पे, बीपी नॉर्मल था, ठीक है, लेकिन सवेयर नाजिया, वोमिटिंग, अपर एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, क्लेरा सारा उसका येलो था, यूरिन भी येलो था। और इसमें एग्जामिनर ने ये भी स्ट्रक्चर डिस्कशन विद एग्जामिनर थी। एग्जामिनर ने ये जो सारी जो बातें लिखी हुई हैं ये स्टेशन पे लिखी हुई थी कि फलानी पेशेंट है और इस तरह से आपके पास आई है, अब आप एग्जामिनर के सवालों के जवाब दें। तो एग्जामिनर ने पहला क्वेश्चन पूछा कि इस हिस्ट्री पे कुछ और पूछना चाहेंगे आप, लाइक आपने जो आपके डिफरेंशियल्स हैं वो पूछने हैं, ठीक है। वैसे कोई बताएगा मुझे इस जॉन्डिस के साथ क्या डिफरेंशियल होते हैं? वैसे ही आप वो प्रेशर ना फील करें, जस्ट वैसे ही बता दें। अपार्ट फ्रॉम हेपेटाइटिस ई, प्रेगनेंसी में जॉन्डिस और किस रीजन की वजह से हो सकता है? क्विक क्विक मिस आई एम रीडिंग योर चैट। ओके, अब मिस इस बात का जवाब दो कि जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंशियल है? AFLP एक्सीलेंट, शिबाना गुड। बट एल्स हेल्प हेपेटाइटिस AFP एक्सीलेंट। जो DIC भी हो सकते हैं ना, APH की वजह से या IUD की वजह से, ठीक है, या फिर वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, राइट, सही बोला है तुम लोगों ने। तो एग्जामिनर ने हिस्ट्री पे यही पूछा कि आपके डिफरेंशियल्स क्या हैं, आप कैसे एक्सक्लूड करोगे? अच्छा, फिर वो सारे नॉर्मल आ गए क्योंकि बीपी नॉर्मल आ गया, ग्लूकोज नॉर्मल आ गया, तो जान छुट गई ना हेल्प से, प्रीक्लेम्शिया से, स्कैन पे हर चीज सही है, ओके है बच्चा, DIC से कोई ब्लीडिंग नहीं है, जान छुटी, मतलब यू हैव एक्सक्लूड एवरीथिंग। तो हिस्ट्री पे यही करना है ना, डिफरेंशियल्स को एक्सक्लूड करना है। वो एक क्वेश्चन ये था। दूसरा ये था कि इन्वेस्टिगेशन कौन सी करानी है, और इन्वेस्टिगेशन जब आपने मांगी, जो भी एक स्टैंडर्ड ऑब्स इन्वेस्टिगेशंस हैं वो, और हाउ जो आपका फर्स्ट प्रोविजनल डायग्नोसिस बना है वो, तो उसमें आप जब आपने वायरल सेरोलॉजी मांगी उसमें उन्होंने हेपेटाइटिस ई की जो IgM सेरोलॉजी है वो पॉजिटिव दे दी, यहाँ डायग्नोसिस बन के इन्वेस्टिगेशन पे। और थर्ड क्वेश्चन ये था, ऑनवर्ड्स नो हाउ यू विल मैनेज दिस पेशेंट, और मोर्टेलिटी क्या है इसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ठीक है। तो ये थे 4 स्टेशंस विद एग्जामिनर। ओके, फिर विद एग्जामिनर आपको एक कार्ड दिया गया था, और कार्ड एंटीनेटल कार्ड जो होता है ना, डिस्चार्ज स्लिप थी बेसिकली। तो आपने अप्रेज करना था इस डिस्चार्ज स्लिप पे क्या इसकी अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं, ठीक है। ये हमेशा ही आता है, हर एग्जाम में आता है, चाहे वो FCPS का हो, चाहे MCPS का, चाहे IIM। या तो ये डिस्चार्ज स्लिप होती है या एंटीनेटल कार्ड होता है, और इसके प्रॉपर निमोनिक्स हैं, हाउ टू असेस ईच एंड एवरी कंपोनेंट, नो वरीज। और फिर था आपका स्टेशन लेबर बोर्ड पे। लेबर बोर्ड पे ये 2 स्टेशन होते हैं, ठीक है। एक स्टेशन पे आपने पढ़ना होता है कि ये पेशेंट A है, ग्रेड 3 मेकोनियम के साथ है, ये इसकी CTG है। CTG आपने खुद ही देखनी होती है
कि इसमें डिसेलरेशन आ रही है, प्रोलॉन्ग, और वेरिएबिलिटी भी खराब है, मेकोनियम पॉजिटिव है, और साथ बताया होता है कि फुल्ली है, 0 पे है। फिर दूसरी पेशेंट के बारे में बताया होता है कि ब्रीच अर्ली लेबर 5 सेंटीमीटर पे है। तीसरी के बारे में बताया होता है पेशेंट सी है 4 सेंटीमीटर मल्टी ट्रांसवर्स लाई, और पेशेंट डी जो है 33 वीक्स विद पेन आई है। और नेक्स्ट स्टेशन पे आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो हर पेशेंट है ना, पेशेंट ए, पेशेंट बी, पेशेंट सी और पेशेंट डी, ठीक है, इन सब का डायग्नोसिस क्या है? तो आप बता दें डायग्नोसिस, पहली वाली का ये है, दूसरी वाली का ये है, तीसरी वाली का ये है, जो आपने स्टेटमेंट पढ़ के जो भी बना है, या एक्सप्लेन कर दे, डायग्नोसिस नहीं पूछते, एक्सप्लेन कर दें कि कैसे इसको लेबल करेंगे। फिर दूसरी कमांड ये होती है कि आपने ट्राइएज कैसे करना है। इन चार की पेशेंट में से अगर आपको कहा जाए कि सबसे टॉप प्रायोरिटी कौन सी है, तो वो आप ऑर्डर सेट कर दें। वैसे आपका क्या ऑर्डर बनता है? आई एम नॉट टीचिंग दैट पेपर नाउ, क्योंकि ये पेपर तो सिर्फ एज ए डेमो पेपर मैंने लिया है, ताकि आपको अंदाजा हो कि 3 तरह के स्टेशन आते हैं, तो फर्दर अंदर डिटेल्स के हैं। व्हाट इज योर टॉप प्रायोरिटी? आयशा, शबाना, पेशेंट ए या पेशेंट सी? पेशेंट ए को है फिटल डिस्ट्रेस, और पेशेंट सी इज अबाउट टू बी रप्चर ग्रैंड मल्टी ट्रांसफर लाई और लेबर। हाँ जी, पेशेंट ए इज योर प्रायोरिटी। अभी रप्चर के हालात नहीं है ना, मतलब देयर इज नथिंग लाइक शी कैन बी रप्चर, नॉट गोइंग टू बी रप्चर, ठीक है। तो पेशेंट ए इज आर टॉप प्रायोरिटी, मतलब 1 प्रायोरिटी है, और पेशेंट सी हमारी जो है ना 2nd प्रायोरिटी है। 3rd प्रायोरिटी कौन सी है? ब्रीच इन अर्ली लेबर या 33 वीक्स विद डिस्यूरिया? ओके, एक्सीलेंट। तो ब्रीच इन लेबर, इसका हमने सेक्शन करना है अभी, कैटेगरी 2। और एंड पे जो प्रीटम वाली है, जो डिस्यूरिया के साथ है, इसकी यूटीआई की इन्वेस्टिगेशन भेजनी है, और फिर यूटीआई ट्रीट कर लेंगे, पेन का सही हो जाएगा। तो ये हमारी 4th प्रायोरिटी है। तो दूसरी कमांड ये होती है कि आपने इनको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। तीसरी कमांड ये थी कि हु विल ट्रीट हु पेशेंट, हु विल ट्रीट विच पेशेंट, ठीक है। अब जो भी एसआर है, सीनियर बंदा है, जूनियर बंदा है, एचओ है, अब आपने डायग्नोसिस, आपको पता है कि कौन क्या बनाएगा। तो सबसे सीनियर बंदा पेशेंट ए देखेगा या पेशेंट सी देखेगा? सबसे सीनियर बंदा ट्रांसवर्स लाई देखेगा, एसआर। हालांकि देखो ट्रांसवर्स लाई 2nd प्रायोरिटी है, लेकिन इसको R4 नहीं देख सकता, R2 भी नहीं देख सकता, क्योंकि एक ट्रांसवर्स लाई को एक्चुअली डील करना कंसल्टेंट की डोमेन है। मैं तो एसआर को भी नहीं कहूंगी ये करे, बट एनीवे, अब हमारे पास सबसे सीनियर बंदा जो था वो हमने यहाँ लगा दिया। अगर आपके पास सबसे सीनियर बंदा R4 है तो फिर वो यही लगाएंगे। तो यहाँ टिप पता है क्या है? डोंट चेक के कौन कौन कितने लोग हैं। जितने लोग आपको मिले हैं, आपको एक एसआर अलॉट, आपके पास आपकी टीम में एक एसआर है, आपकी टीम में 2 R3 है, एक R1 है, या एक एचओ है, आपने इसमें भी ट्राइएज करना है सबसे सीनियर कौन सा है, और जो सबसे सीनियर है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस हैंडल करेगा, जैसे एसआर कर रहा है, ठीक है। और फिर एक पेशेंट है, यस, तो ये कौन करेगा? ग्रेड 3 मेकोनियम पैथोलॉजिकल सीटीजी 0। इस पे करना क्या है? सेक्शन करना है या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी है? हाँ सूफिया, मुझे खुद भी डर लगता है। मैंने एक ट्रांसवर्स लाई इंट्राऑपरेटिवली बहुत गंदे गंदे टेयर डाल दिए थे आज तक डरती हूँ। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी फोर्सेप्स से होगी, पैथोलॉजिकल सीटीजी है ना, कोई डिलीवरी नोट ही होगी, मिड कैविटी है 0 पे। तो ये R4 कर सकता है, तो ये R4 कर लेगा, ठीक है। तो पेशेंट R4 हो गया। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड है सीनियरिटी में, वो ब्रीच का सेक्शन कर लेगा, और सबसे जूनियर बच्चा जो है वो यूटीआई की ट्रीटमेंट करा लेगा। थैंक यू सोफिया। तो बेसिकली जो लेबर बोर्ड होता है, उस पर जो कमांड होती है कि वो एक ही होता है कि पहले सेशन पे आराम से बैठ के आपने डायग्नोसिस बनाना है, ट्राइएज सेट करनी है, ठीक है। और जो है ट्राइएज सेट करके अलॉटमेंट करनी है केस की, कौन क्या करेगा।
और बाकी काम आप एट द मोमेंट भी कर सकते हैं जब पेशेंट से एग्जामिनर से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि ये डायग्नोसिस है, ये ट्राइएज है, ये अलॉटमेंट है, और इसका होगा सेक्शन, इसका होगा जो जैसे सी का सेक्शन है ए पेशेंट का इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी ओटी में, और पेशेंट बी की भी सेक्शन है लेकिन आफ्टर पेशेंट सी, ठीक है, ट्राइएज में। और जो सबसे लास्ट पेशेंट थी डी, उसको हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो फिर आपने उनकी ट्रीटमेंट भी बतानी है, तो ये 4 काम करने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेशन था आपका ड्रिल्स का। अब ड्रिल्स में जो आने है ना, तो ड्रिल में था फोर्सेप डिलीवरी पे, लेकिन ऐसे नहीं था कि फोर्सेप डिलीवरी कर लो, वो कहानी सुनाई हुई थी कि 2 आवर से फुल्ली है, कैपेट +2 पे है, स्टेशन +1 पे है। अब 2 आवर आपने पूछना है एपिड्यूरल है या नहीं, नहीं एपिड्यूरल तो फिर डिलीवर करना है, और कैपेट +2 है तो ऑब्वियसली फोर्सेप लगाना है, और +1 है तो उसका मतलब है कि मिड कैविटी फोर्सेप ओटी में लगेगा, ठीक है। तो आपने जस्टिफाई करना है कि वाई फोर्सेप एंड विच फोर्सेप, और फिर वो फोर्सेप उठाना भी है पहचान के, ठीक है। ये नहीं करना आउटलेट रेगुलर फोर्सेप उठा के लगा लें +1 पे। तो यहाँ जो आपके मार्क्स होते हैं सिर्फ ड्रिल के नहीं है, बल्कि इन वाइवा क्वेश्चंस के भी हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट, और फिर इंस्ट्रूमेंट में भी आपने देखना है कौन सा फोर्सेप, ठीक है, और किधर ये डिलीवरी हो रही है। तो अगर आपके 10 नंबर का स्टेशन है तो ये 3 नंबर तो इन आपके इन क्वेश्चंस के हैं, और फिर बाकी 7 नंबर परफॉर्मेंस के हैं। फिर न्यूनल स्टेशन पे स्टेशन था, इस पे कोई खास, जो आपने बस परफॉर्म करना था, बट दे कैन ऐड वाइवा क्वेश्चन, इस एग्जाम में नहीं थे। वो ये होते हैं कि मिकोनियम का बच्चा है तो आपने क्या, आपकी स्ट्रैटेजी है इसमें, और कितने सेंटीमीटर तक आपने स्टर्नम डिप्रेस करनी है, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन देनी है, कब आपने कहना है कि आपकी जो है CPR फेल हो गई, इस तरह के क्वेश्चंस वो ऐड कर सकते हैं, वी विल डू देम ऑब्वियसली। अच्छा, फिर थर्ड स्टेशन था बैलून टेम्पोनाड पे, PPH का सिनेरियो था, और आपको बताया गया था कि सिनेरियो पढ़ के अब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई है तो आपने क्या करना है, आपने टेम्पोनाड करना है। टेम्पोनाड की चीजें भी पढ़ी हुई थी, समझ भी आगे टेम्पोनाड करना है, तो फिर बेसिकली उधर 2 सूचर पड़े हुए थे, वाइक्रल भी और सिल्क भी। अब टेम्पोनाड में कौन सा हमने सूचरिंग करनी है, हमने तो मुंह बंद करना है उसका बैलून का, तो वो सिल्क यूज करना था, ग्लव्स पहनने थे, छोटी जो चीजें यहाँ पर रखी हुई थी उनको प्रॉपर यूज करना था। और एग्जामिनर के क्वेश्चंस थे कि ये कब फेल होगा, अगर ये फेल हो जाता है, अब अपने टेम्पोनाड के 6 घंटे बाद दोबारा भी देखना है ना, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तो फिर डिफ्लेट भी तो करना है ना, और डे टाइम में करते हैं, और अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही तो बस सक्सेसफुल, अगर हो गई तो फिर नेक्स्ट इज ऑब्वियसली बी लिंच, तो इस पे वाइवा था। फिर एक और सिनेरियो था जिसमें पोस्टमेनोपॉजल पेशेंट ब्लीडिंग थी, एंडोमेट्रियल थिकनेस थी हुई थी, मतलब TBS के बाद आई हुई थी, 16 mm की थिकनेस थी, तो उन्होंने बोला था किस तरीके से एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। मैंने आपको बताया होगा ना, पाइपल होती है पोस्टमेनोपॉजल एज में, फर्स्ट लाइन, अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस, फोकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये लिखे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फोकल प्रॉब्लम्स होते तो लिखते ना, नहीं इवन इरेगुलर है तो आपने पाइपल से करनी है, तो पाइपल परफॉर्म करना था, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट ये जो आपका लास्ट स्टेशन एग्जाम हुआ है उसके स्टेशन। ओके, तो कैसा लगा एग्जाम? ये आपसे आपके सीनियर्स का था ना, ऐसा ही आपका होगा। हाँ, टॉक्स डुएबल है, हाँ प्रैक्टिस की जरूरत है बट डुएबल है, ठीक है। तो कुछ प्रोटोकॉल, कुछ टेम्पलेट्स हैं, आपको रटवा दी जाएंगी, ऑल परफेक्ट। ये प्रैक्टिस कब करनी है, थ्योरी का रिजल्ट आ जाएगा फिर करेंगे, अभी से स्टार्ट कर लो। हाँ, यू पीपल हैव 2 चॉइसेस, या तो पेपर डिस्कस करते रहो, अब पेपर डिस्कस करने से क्या फायदा है,
आप जाके दोबारा वो जो क्वेश्चन लेट्स सपोज सही नहीं थे वो ठीक तो नहीं कर सकते, रिजल्ट तो अब आएगा, बन जाएगा, 10 डेज में आ जाएगा। ठीक है, आईएमएम का टॉक्स पहले होता है, तो आफ्टर 10 शॉर्ट डेज का शॉर्ट नोटिस आपका एग्जाम हो जाएगा। तो रिस्क क्यों लेना है, अभी से तैयारी शुरू करें। और अभी से तैयारी शुरू करके आप लोग में कोई नुकसान तो नहीं है आप लोगों का? नहीं है नुकसान, क्योंकि कभी ना कभी तो बैठना है इस पेपर में। जितनी अच्छी तैयारी, जितनी स्ट्रॉन्ग तैयारी, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पास होने की। व्हाई टू टेक रिस्क? आई विल सजेस्ट यू डू नॉट टेक द रिस्क। लेकिन इतना भी रिस्क ना लेंगे, मीन्स यू नो, बताती हूँ मैं। अच्छा एनीवे, मेरे पास कुछ आप लोगों के लिए ना आज गिफ्ट्स हैं। और सबसे पहला गिफ्ट ये है कि आप लोगों को nobody knows till end कि what is protocol। अब एक्रेटा का प्रोटोकॉल आया हुआ था ना, तो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ना, दे आर मोर एक्सप्लिसिट एंड स्पेसिफिक इन डिटेल देन गाइडलाइंस। एक्रेटा की गाइडलाइन तो आपको आती है, बट अब आप समझो कि प्रोटोकॉल शायद दूसरा है। एक्चुअली ये गाइडलाइन ही है। जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो गाइडलाइन को मोर इलेबोरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ईज, और इसको मोर स्पेसिफिक कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूटीन। ठीक है, और जो गाइडलाइंस होती है ना, उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं कि पेशेंट को आपने ये करना है, ये नहीं करना, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं होती। व्हाट, व्हेन, हाउ, ठीक है, और मॉडिफिकेशन भी नहीं होती। गाइडलाइन आर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लिखी जाती हैं। आप उसको अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन, योर हॉस्पिटल, योर मेडिकल स्टाफ आपने मॉडिफाई करना है। दिस मॉडिफिकेशन जो कि अडॉप्ट गाइडलाइन से हुई है, बट इट इज मोर क्लियर एंड क्रिस्टल एंड स्पेसिफिक, दिस इज एक्चुअली प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल के जो कंपोनेंट्स हैं इसमें जरूर मेंशन हो डेट, ड्यूरेशन, किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है। जो मिडल पोर्शन होता है इसमें, इसका ये होता है कि आपका आउटकम क्या है, इसमें कौन से ट्रायल्स आपने देखे हैं, कौन सी गाइडलाइन आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, या बाकी डिटेल्स आउटकम कंडीशंस की, और नीचे फिर जिसने प्रोटोकॉल बनाया है उसका नाम, उसका रैंक, और ये किस किस के लिए इम्प्लीमेंट होगा। और इस प्रोटोकॉल को आपने मोर स्पेसिफिक एंड मोर प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, वेरियस ड्रिल से, एंड देन योर सिग्नेचर। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ क्लैम्पशा का प्रोटोकॉल है, क्लैम्पशा की गाइडलाइन तो कोई नहीं है ना, ये आता है विद हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी। उन्होंने बताया मैक्सिल पेट देते हैं इतना, ये आपकी टॉप की जो है एंटी हाइपरटेंसिव है, ये टॉप की एंटी कन्वल्जेंट्स हैं, ये आपकी लिमिट है कि आपने डिलीवर कर देना है। और ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर इसको मोर स्पेसिफिक कर लें कि हमारा क्राइटेरिया क्या है क्लैम्पशा का, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी कन्वल्जेंट्स हैं, मॉनिटरिंग किस तरीके से होगी सारी, कौन कौन सी लैब्स जाएंगी, और किस तरह डिलीवर करना है, व्हेन टू डिलीवर, हाउ टू डिलीवर, एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं हो गया, तो ये प्रोटोकॉल बन गया बेसिकली। सेम आपने देखा कि वो बारबा वाली पेशेंट आई हुई थी, एक ग्रेविडेड 2 आईयूडीज और ओजीडीटी खराब लेके आई हुई थी। ठीक है, और एक पेशेंट आया हुआ था इनफर्टिलिटी का जिसमें स्ट्रक्चर डिस्कशन थी, तो उससे भी एग्जामिनर ने बोला इसकी हिस्ट्री बता दें। तो हिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, बोथ टाइप ऑफ स्टेशंस, चाहे वो रोल प्लेयर के साथ है चाहे एग्जामिनर के साथ, जो हिस्ट्री का एम है वो ये है कि लाइक जो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट है, जो आपकी स्टेटमेंट में लिखी हुई है विद एग्जामिनर या पेशेंट बोल रहा है, उस चीफ कंप्लेंट को आपने इस अंदाज से लेके चलना है कि आप कोई डायग्नोसिस बना सके। क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेट्स सपोज, तो वो तो कार्डिक में भी है, एनीमिया में भी है, रीनल डिजीज में भी होती है, फिजियोलॉजिकल भी होती है। तो कैसे ट्रीट करोगे, कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस पूछ के कहीं ना कहीं तो नैरो डाउन करोगे ना अपनी हिस्ट्री। तो चीफ कंप्लेंट, हर चीफ कंप्लेंट के डिफरेंशियल्स हैं। तो स्टेप 1 में आपने अपनी हिस्ट्री के विद एनी वन, चाहे आपका रोल प्लेयर है चाहे वो एग्जामिनर है, आपने उसकी ऑनसेट, उसका ड्यूरेशन, उसकी प्रोग्रेशन, उसकी कॉम्प्लिकेशन पूछी, और यही डिसाइड कर देंगी बेसिकली कि ये पॉसिबल डायग्नोसिस क्या बन रहा है। बिफोर स्टेप 1 शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाज ड्यू टू मैनी काजेस, लेकिन जैसे ही आपने इसको प्रोव किया कि इस पेशेंट में डाइट अच्छी नहीं है, या प्रीवियस हिस्ट्री है कार्डिक डिजीज की, वर्सनिंग है विद पोस्चर,
नेहा भी साथ में निकाल ली, तो आप कहीं ना कहीं लैंड तो कर गए ना कि ये एनीमिया की वजह से एसओबी है या कार्डियक डिजीज की वजह से है। और अगर एनीमिया की भी हिस्ट्री नहीं मिलती और ना कार्डियक की, तो फिर ये फिजियोलॉजिकल है, और वैसे भी नेहा 1-2 में तो हो भी सकती है। तो आपने अब चीफ कंप्लेंट को इस तरीके से आपने पेशेंट के साथ डिस्कस किया कि आपने कोई नैरो डाउन कर लिया, अपने कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लिए डिफरेंशियल्स। ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा कि जो मेजर ओपीडी की कंप्लेंट्स हैं ओप्स के ओपीडी में, वो कौन कौन सी हैं? एक तो एसओबी हो गई, मैंने बता दिया। बाकी कौन कौन सी हैं जो आप आए दिन देखते हो? टेल मी। ओके, यूटीआई देखते हैं। और सोफिया सेज यूटीआई, हीरा सेज एसओबी, पेन। ओके, पेन abdomen आ गई, ब्लीडिंग आ गई, एपीएच। ओके। और हाँ, डिस्चार्ज या लीकिंग आ गई। ओके। अभी जॉन्डिस देखा था रेयर है लेकिन आ जाता है जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी, आ गया। ओके। कोई रैश आ गया प्रेगनेंसी में। हाँ। ओके। बीपी ज्यादा हो गया प्रेगनेंसी में, या डायबिटीज हो गई प्रेगनेंसी में। चीफ कंप्लेंट तो नहीं है, डायग्नोसिस बन गया, खैर छोड़ो उसको, निकालो। ओके, हेडेक हो गया। ओके। फिट्स हो गए, काफी रीजन की वजह से हो सकते हैं। हेडेक, ब्लडिंग, विजन, ठीक है। या फिर रिड्यूस फेटल मूवमेंट्स, या आईयूडी के साथ ही आ जाएगी, या लार्ज पार्ट जेस्टेशनल एज आ जाएगी, या फंडल हाइट कम कंप्लेंट लेके आ जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, बट इसमें अगर आप, मैं कहूँ ना, मोस्ट कॉमन कौन सी? एसओबी है, पेन abdomen है, ब्लीडिंग है, डिस्चार्ज है। ठीक है। इसके बाद रिड्यूस फिटल मूवमेंट्स है, और फिर ये एलजीएसटी है। एलजीए में ट्विंस आ जाएंगी, मैस एब्डोमेन विद प्रेगनेंसी जैसे फाइब्राइड के साथ, या पॉलीहाइड्रोनियास, या एनॉमलीज। एसजीए में अगेन आईयूजीआर, या अगेन इसमें भी नॉर्मलीज आ सकते हैं, या हाइपरटेंशन के साथ। तो ये मेजर चीफ कंप्लेंट्स हैं, लेकिन इनके डीडीज भी तो है ना, यूटीआई के डीडीज हैं। वाई इसको इसको क्यों हो रहा है? पेन एब्डोमेन के जो डीडीज है ना, इट्स डजंट मीन कि ये प्रीटर्म लेबर है। ये पेन यूटीआई का भी हो सकता है, राउंड लिगामेंट का भी हो सकता है, मस्कुलर भी हो सकता है, या ट्रू लेबर भी हो सकती है, फॉल्स लेबर हो सकती है, ट्रॉमा हो सकती है, अब्रप्शन हो सकती है, ब्लीडिंग की भी डीडीज हैं, डिस्चार्ज की डीडीज हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, लीकिंग हो सकती है, फिस्टुला भी हो सकता है। जॉन्डिस की इतनी डीडीज आपने बताई हैं, रैश की इतनी डीडीज हैं, ट्रू डर्मेटोसिस भी हो सकते हैं, या ऑक्सकोली हो सकती है। आप ऑक्सकोली में रैश होता नहीं है लेकिन इचिंग के बाद हो जाता है। हाँ, मैं कहूँ प्रोडाइटिस इन प्रेगनेंसी भी एक प्रेजेंटेशन है। चलो, फिर बीपी की उतनी काजेज हैं, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, जेस्टेशनल है, एसेंशियल है, या सीकेडी की वजह से है, अब ऑब्वियसली हेडेक भी है, किसी ड्रग की वजह से हेडेक हुआ है, बीपी की वजह से हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ भी हो जाता है, फिट्स एपिलेप्सी के भी हो सकते हैं, हाइपरटेंशन के साथ भी आ सकते हैं, या स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स की वजह से भी हो सकते हैं, रिड्यूस फिटल मूवमेंट्स नॉर्मल भी हो सकती हैं, या ड्यू टू सम अदर आईयूजीआर रीजंस भी हो सकती हैं, आईयूडी की वजह से हो सकती हैं। आईयूडी की इतनी अदर काजेज हैं, प्लेसेंटल इश्यूज हैं, नॉर्मलीज हैं, मेटरनल डिजीजेस कर सकती हैं, सिंड्रोम्स कर सकते हैं, कॉर्ड अराउंड नेक हो सकती है, बहुत सारे मसले। एलजीए में भी सेम सेम।
ये कब से हूँ मैं म्यूट? अभी भी हूँ। स्टेटमेंट ओके, हार्डली 2 मिनट से हूँ। चले, कहाँ से बताया क्यों नहीं फिर तुम लोगों ने? हाँ, can't hear you. Okay, I was telling you, आपको मेजर ओप्स कंप्लेंट मैंने बता दी थी। यहाँ तक सुने आप लोगों ने? कोमल, अब मुझे सुन सकते हो तुम लोग? ओके, बट मेजर ओप्स कंप्लेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। मेजर ओप्स कंप्लेंट्स, जैसे आपको बताया कि रिड्यूस विटल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, IUGR हो सकता है, LGA लार्ज पार्टिसिपेशन एज हो सकता है, IUD हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, लीकिंग हो सकती है, या फिर ट्विन्स हो सकते हैं विद प्रेशर इश्यूज। ट्विन में फिर डिडीज बनानी होती है, TDS है या टैप्स है। और जॉन्डस हो सकता है, रैश हो सकते हैं इन प्रेगनेंसी, फिट्स हो सकते हैं इन प्रेगनेंसी, ठीक है, और इचिंग हो सकती है इन प्रेगनेंसी। जॉन्डस हमने कर लिया। और रिकरेंट यूटीआईज हो सकते हैं इन प्रेगनेंसी। तो ये वो मेजर चीफ कंप्लेंट हैं जो आप ओप्स के ओपीडीज में डेली देखते हो। और कैसे हिस्ट्री लेते हो? हिस्ट्री तभी लोगे ना जब आपको पता हो कि ये जो चीफ कंप्लेंट है इसके डीडीज ये हैं। इनको एक्सक्लूड करने के लिए मैंने अपने क्वेश्चंस डिजाइन करने हैं और पेशेंट के साथ उर्दू में करने होते हैं। अगर ये यही सब चीजें एग्जामिनर को बताओ, अपने सुपरवाइजर को बताओ, तो फिर आप इंग्लिश में बोलते हो यूजिंग द मेडिकल जर्गन्स, ठीक है। तो इन आर स्टेप 1, अब एग्जाम आपका रिजल्ट नहीं आया, तो इन आर स्टेप 1 हम लोगों ने मेजर ओब्स की जो कंप्लेंट है उस पे आप लोगों को वर्क कराना है। उस पे आप लोगों को टेम्पलेट्स देनी है कि अगर पेशेंट IUD के साथ आती है तो आपके हिस्ट्री क्वेश्चंस क्या है और उसके बैकअप पे कौन सी डिडीज आप एक्सक्लूड कर रहे हो। हर क्वेश्चन की एक रीजन है कि यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू एक्सक्लूड दिस पॉइंट या दिस डिफरेंशियल। ओके, तो और ये काम आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे जो आपके अपना कमिंग टॉक्स है, इसमें जो आपके स्टेशंस है विद एग्जामिनर या विद रोल प्लेयर, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। सारा तो बात आपके क्वेश्चंस पे है, तो यू विल हैव रेडीमेड क्वेश्चंस विद बेसिक या बैकग्राउंड नॉलेज। और इसके अलावा आपकी डेली OPD लाइफ के लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यू कैन वर्क या इन योर OPD इंडिपेंडेंटली एंड यू कैन नैरो डाउन या शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं 1 या 2 डिफरेंशियल्स। पेशेंट किसी भी कंप्लेंट के साथ आता है। नो क्लियर? मिसबा, शबाना, युसरा, जैनब, सोफिया, राइट इन द चेक बॉक्स। यस मैम। और इफ आई से कि सेम कुछ कंप्लेंट्स आप काम करते हो गायनी OPDs में तो होती हैं, वो कौन सी कंप्लेंट्स हैं शबाना? मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वेजाइनल डिस्चार्ज है ना, ठीक है। इसके बाद कोई मैथ नहीं, मोस्ट कॉमन तो डिस्चार्ज है। फिर इनएबिलिटी टू कंसीव हो सकती है। हाँ, वेजाइनल डिस्चार्ज के बाद मोस्ट कॉमन है HMB, बल्कि HMB मत कहें, AUB कहें। इट कैन बी HMB, इट कैन बी IMB, ठीक है।
इट कैन बी नो MBH AUB मतलब कंप्लीट एमेनोरिया या सेकेंडरी मेनोरिया, ठीक है। तो सारे ब्लीडिंग रिलेटेड मसले या तो 50% पेशेंट डिस्चार्ज के साथ आती है या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद इनफर्टिलिटी है या प्रोलैप्स है, ठीक है, या गायनी के UTIs हैं, ठीक है। बल्कि थर्ड मोस्ट कॉमन ये UTI है, फिर इनफर्टिलिटी है और फिर प्रोलैप्स है, फिर कोई मैस है एब्डोमेन, ठीक है। और इसके अलावा हाँ AUB प्राइमरी मेनोरिया कम आता है लेकिन आ जाता है, ठीक है, या सेकेंडरी मेनोरिया। तो ये जितनी कंप्लेंट्स हैं, बल्बल स्वेलिंग, बार्थोलिन बहुत कम आता है लेकिन आ सकता है। तो ये जो गायनी ओपीडीज की जितनी कंप्लेंट्स हैं, इनके पीछे कोई ना कोई डीडी तो है ना। सारे डिस्चार्ज एस्टडीज की वजह से नहीं होते, PID भी हो सकती है, और सारी PID एस्टडीज तो नहीं होती, ठीक है। ये फंगल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के हो सकते हैं, किसी फॉरेन बॉडी से हो सकते हैं, पैसरी से हो सकते हैं। इसी तरह एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग में भी बहुत सारी काजेस हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। प्रेगनेंसी होगी, अब मिसकैरेज के साथ आएगी, निकलेगा, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट AUB होगी, मोलर भी हो सकता है, कोई मैस हो सकता है, डिनो हो सकता है, फाइब्राइड हो सकता है, रॉन्ग यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, एक्सट्रीम ऑफ एज की वजह से हो सकता है। तो ये चीजें आपने एक्सक्लूड करनी है ना बाय आस्किंग द हिस्ट्री। ऑब्वियसली PMD में भी ये हालात है, एट्रोफिक वेजिनाइटिस हो सकता है या वो कैंसर होगा। UTI क्यों हो रहा है बार बार, या तो डायबिटीज की वजह से है, ठीक है, या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रही है। इनफर्टिलिटी मेल फैक्टर हो सकता है, फीमेल हो सकता है, फीमेल में ओव्यूलेटरी हो सकते हैं, ट्यूबल हो सकते हैं, या ऑब्वियसली अनएक्सप्लेन्ड हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा, हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। प्रोलैप्स में कैसे पता चलेगा कि यूट्रस का प्रोलैप्स है या पोलिप है, वो तो कहेगी दोनों ही समथिंग कमिंग थ्रू विजाइना। अभी जब एग्जामिन नहीं किया तो यू स्टैंड नो वेयर। तो हिस्ट्री तो बड़ी आपने ब्रॉड लेनी है। और फिर आपने प्रोलैप्स की और हिस्ट्री लेनी है कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं या कॉन्स्टिपेशन है या कोई अल्सर है या नहीं है, कोई क्वाइटल इश्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, पहले क्या ट्रीटमेंट ली है। ये सारी हिस्ट्री मैस एब्डोमेन में कैसे पता चलेगा कि बिनाइन मैस है या मैलिग्नेंट मैस है, ठीक है। और इसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं, प्राइमरी मेनोरिया की भी कितनी डिजीज हैं, एम्बिग्यूटी है या नहीं है, साइक्लिकल पेन है या नहीं है, सेंट्रल काजेस साथ में आ रही है या नहीं आ रही, हाइट कैसी है, कोई एसोसिएटेड फीचर्स तो नहीं है, सेम फॉर सेकेंडरी मेनोरिया एंड बार्थलिंग। पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में आगे तो वल्वल कैंसर आ सकते हैं, इचिंग के साथ आगे LS आ सकता है, राइट। रिप्रोडक्टिव एज में बार्थलिंग। तो ये सारी वर्किंग डायग्नोसिस आपके कैसे बनेंगे जब आप चीफ कंप्लेंट आपको असेस करना आती होगी कि क्या मुझे क्वालिटी क्वेश्चंस पूछने हैं कि मैं एक या दो डिफरेंशियल्स को शॉर्टलिस्ट कर सकूं। तो इन स्टेप 1 बिफोर योर एग्जाम जितने भी गायनी के इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स हैं वी विल प्रोवाइड यू देयर क्वेश्चंस in Urdu so that you can confidently ask with your patient in patient related sessions and in English, so you can interact with your examiner, right? Clear? कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज है। और ये बट ये आपके पूरे टिल योर FCPS आपके हर शॉर्ट केस की ये जान है कि आपकी हिस्ट्री कितनी अच्छी है। इफ यू आर गुड इन योर हिस्ट्री ऑब्वियसली देन यू कैन आपकी आंखें देख सकती हैं एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, आप सोच सकते हो इन्वेस्टिगेशन, आप मैनेजमेंट प्लान तक पहुंच सकते हो। इफ नॉट गुड हिस्ट्री everything is cross, you are getting 0 number onwards, no, if you are not good in your history। तो हिस्ट्री जो है ना सोल है आपके सारे वाइवा की, आपके सारे कमिंग केसेस की, आपके IMM के टॉक्स की, इवन योर इन आपकी ट्रेनिंग की लाइफ की। तो डोंट टेक इट लाइट, ठीक है। अच्छा, जो वैसे एक स्केच होता है हिस्ट्री का, तो वो स्टेप 1 पे जो है आपका एम होना चाहिए कि शॉर्टलिस्ट करें अपने डिफरेंशियल्स चीफ कंप्लेंट के क्वेश्चंस पूछ के। स्टेप 2 पे फॉर्मल हिस्ट्री ले लें ताकि बाकी रिस्क असेसमेंट की जा सके, ओप से, गाइडी से, मेडिकल से, फैमिली से, पर्सनल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री से। और स्टेप 3 का एम ये होता है कि पेशेंट के लिए जो क्या कंसर्न्स हैं, उसकी क्या होप है, आपने जो उसके लिए कोई सर्टेन इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन या मैनेजमेंट प्लान की है वो उसे डिस्कस करनी होती है, या उसने उस पर्टिकुलर कंप्लेंट के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ली हुई, उससे फर्क भी पड़ा या नहीं पड़ा। तो स्टेप 3 में आपने ये आपका ये एम है, 2 में ये एम है, 1 में ये एम है। अगर ये तीनों एम्स आपकी हिस्ट्री में हैं विद पेशेंट या विद
एग्जामिनर और आपने एडिक्वेटली इन सब चीजों को आंसर किया है, nobody can fail you, nobody can ever fail you in your clinical exams. आफ्टर हिस्ट्री क्या होता है, हम अकॉर्डिंग टू यूर जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं डिफरेंशियल्स, आप एग्जामिनेशन उसका डेडिकेटेड एग्जामिनेशन देखते हैं आफ्टर जीपी, और इन्वेस्टिगेशन डिजाइन करते हैं, सारी तो नहीं करती ना, कुछ ही करते हैं ना जो आपके शॉर्टलिस्ट डीडीज होते हैं। और फिर आप पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि बीबी मैडम या जो भी इसका नाम है, देखें ये आपका मसला है, इस पे अब आप हम आपको काउंसिल करेंगे। तो आपने देखा आपने काउंसलिंग के भी स्टेशन थे कि ओजीडी लेके आई हुई है खराब और हिस्ट्री की दी हुई है, तो ऑनवर्ड्स नो, अब आपने हिस्ट्री नहीं लेनी उसकी, अब आपने काउंसिल करना है उसको, तो ये मसला है, ये इसलिए हुआ है, ठीक है, और इसके ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो जो दूसरी तरह के स्टेशन हैं आपके, वो डायरेक्ट आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ आप काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट। काउंसलिंग स्टेशन बेसिकली या तो कोई बुरी खबर सुनाने वाले होते हैं, इनका अपना ही एक यूनिक टेम्पलेट है। दे कैन बी लाइक कोई सिरेनेस्टेक्टमी होगी, आपने बताना है प्राइमरी को भाई यूट्रस निकाल दिया, कितनी बुरी बात है, मोलर प्रेगनेंसी बुरी बात है, एक्टोपिक बुरी बात है, ओवेरियन कैंसर बुरी बात है, सिन बुरी बात है, आयोडिक बुरी बात है, नॉमलेस बुरी बात है। तो ये सारी बुरी बातें आप मरीज के कैसे बताएंगे, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर पेशेंट, इसके नंबर है, ठीक है। ये आपको बता दिया कि डायबिटीज ऐसी के डी है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, डाउन की रिपोर्ट के साथ आ गई है, ठीक है, डायग्नोज केस है पीसीओ का फॉर इनफर्टिलिटी, फर्दर आपने इससे क्या बातें करनी है। तो ये बुरी बातें नहीं है, लेकिन अब यहाँ आपके टेम्पलेट दूसरे लगेंगे कि किसी स्पेसिफिक डिजीज से ऑनवर्ड आपने पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करनी है। और थर्ड तरह की मिसलेनियस है कि रेप विक्टिम है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डिप्रेशन वाले हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए इश्यूज हैं, ड्रग अब्यूज है। तो इन तीनों तरह के पेशेंट की काउंसलिंग एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है, इनके डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपका स्ट्रक्चर डिस्कशन विद एग्जामिनर आती है एंड ही वांट टू डिस्कस विद यू मैनेजमेंट, आपको बता दिया गया है ये बीमारी है ना, या हिस्ट्री से आपने गैस कर ली और हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन से गैस कर ली, तो फिर मैनेजमेंट के स्टेप्स ये होते हैं आपके ना, इसको छोड़ देंगे, मैंने स्मोकिंग के साथ कंप्लीट किया होगा कि ये स्टेप्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। कि आर यू श्योर कि जो डायग्नोसिस के बारे में बात करने वाले हो वो कंप्लीट डायग्नोस्टिक वर्कअप उसका हो गया या कुछ इन्वेस्टिगेशन मिसिंग है। इफ यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट योर डायग्नोसिस, तो फिर इसकी मैनेजमेंट तो नहीं कर सकते ना। और फिर दूसरा स्टेप ये है कि आपने वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, यहाँ पेशेंट की काउंसलिंग है। फिर आपको पता है कि मेरा एम क्या है इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। लेट्स सपोज आपका एम पेशेंट विद डायबिटीज आ गई है, बैड ओब्स की हिस्ट्री लेके, तो एम यही है ना कि ये जो है टिल टर्म इसको लेके जाएं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हरसेल्फ एंड हर फीटस, यही आपका ये गोल है ना। और आपने इसके लिए प्लानिंग करनी है कि शुगर मैनेज करना है लाइफस्टाइल के थ्रू, डाइटरी मॉडिफिकेशन के थ्रू, वॉक के थ्रू, एडिंग सम एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स हैं वेरियस या इंसुलिन है, ठीक है। इसमें आपने अकेले तो नहीं करना, कोई मल्टी सिविल टीम है, एडमिशन तो नहीं कर लेना हर पेशेंट का। एडमिशन तब होगा जब शुगर लेवल अचीव नहीं होंगे या डिक्की हो जाएगा, या आपने जो है पोली के साथ आ गई, प्रीटर्म लेबर के साथ आ गई। और अगर डिस्चार्ज करना है तो फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कब आपने इसका टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना है, मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना है, कैसे एनेस्थीसिया देना है, बाद में कैसी कॉन्ट्रासेप्शन वो यूज करेगी, इसकी रिकरेंस कितनी है अगर वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, या कुछ स्पेसिफिक एडवाइस देंगे, पेशेंट लीफलेट इन्फॉर्मेशन देंगे और कब फॉलो अप के लिए बुलाएंगे। तो ये आपके मैनेजमेंट की टेम्पलेट्स है। ये बस मैंने रफ सी रैंडम सी बनाई है, बट हर डिजीज की अपनी एक टेम्पलेट होगी। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स योर स्टेप 1, बिगिनर स्ट्रोक्स क्लास है। तो बिफोर योर एग्जाम यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, एंड ऑन द सेम साइड आपकी ट्रेनिंग लाइफ अच्छी गुजरे। तो ये चीजें आपको जरूर आनी चाहिए, हाउ यू शुड एड्रेस अप्रोच चीफ कंप्लेंट्स, एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस बन गया है तो उसकी काउंसलिंग कैसे करनी है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर डिजीज को की मैनेजमेंट पे एग्जामिनर के साथ कैसे डिस्कस करनी है। मतलब ये समझ लें कि हिस्ट्री टेकिंग विद एग्जामिनर और विद रोल प्लेयर कैसे करनी है, काउंसलिंग या मैनेजमेंट विद एग्जामिनर कैसे करनी है, और पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करनी है। ये चीजें आपको लर्न करनी चाहिए इफ यू वांट टू सर्वाइव इन योर ट्रेनिंग और इन योर एग्जाम।
ठीक है. So far this we have designed a beginner stock section. जब तक आपका एग्जाम रिजल्ट आएगा, मीनवाइल 10 दिन, हफ्ता 10 दिन हो चुके होंगे, और मीनवाइल इन 10-15 दिनों में हम ये सारे टास्क अचीव भी कर लेंगे. आपकी डेली क्लासेस होंगी, तो इन 14 days में दे विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स. ठीक है, वी विल गिव यू टेम्पलेट्स एंड यू विल जस्ट क्रैम देम, एंड देन यू विल जब आपका एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप फर्दर इसको इन्हीं टेम्पलेट्स को मैच्योर करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे. इसके अच्छा, फिर स्टेप 2 में क्या होगा आपका? ये तो स्टेप 1 है ना. स्टेप 1 में तो मैंने ये चीजें बेसिक्स रखी हैं जो है. स्टेप 2 में फिर आपके लाइव सेशंस होंगे, लाइक कॉन्ट्रासेप्शन की ड्रिल्स के, लेबर की ड्रिल्स के, जनरल गाइनी, यूरो गाइनी के, और इसमें इनके ग्राफ्स की इंटरप्रिटेशन. ठीक है, और इसी तरह एंटीनेटल और मेडिकल डिसऑर्डर्स की जो स्ट्रक्चर डिस्कशन के केसेस होंगे. इसके अलावा आपको ई बुक की भी एक्सेस होगी जिसमें आपके पास पेपर्स होंगे 2015 से 23 तक सॉल्व्ड. यू कैन इजीली रीड देम. और चूंकि आप लाइव सेशंस ले चुके होंगे, स्टेप 1 ले चुके होंगे, तो फिर आपको वो समझ भी आराम से आ जाएंगे. सो दिस इज माय प्लान. तो ठीक चाहिए मैम. सो एनी क्यूरी? No query. All clear. Ready to win. So I will wait for 1 minute more. If still any query, and I will answer it. If no query, then we will end the session. अच्छा, आप लोग म्यूट हैं. Okay. Now you people can unmute yourself. Allow participants to unmute themselves. From my side, you can talk if you want to talk. Shubhana, Yusra, Nurulan, let me know if anything in session you couldn't understand. Any ambiguity. No ambiguity. Correct. Sure. I think time to end the session now. Yes, we will start from 15 August. जो आपका session है, step 1. This one, we will start from 15 August. Okay, so see you all there. Now, friends. Anyone who want to subscribe Talk Step 1, they can subscribe separately. Yeah, they can subscribe both together. But I will suggest you don't take step 2. जब आपका रिजल्ट हो जाए फिर step 2 लीजिएगा. ठीक है, अभी सिर्फ step 1 लें. So your favorite Nabira number is there. And there is separate fees for those students जो MedHome के theory course में थे या crash course में थे in IML. So talks course में they will have benefit means in the form of concession. Okay, now friends.